मोदी जी, अगर आप में हिम्मत है तो आपने उमर खालिद पकड़ा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये प्रशांत भूषण और महबूबा मुफ्ती को भी इसी आरोप में बंद करिए। और वो कहते हैं कि उमर खालिद मासूम बच्चा है। जो उमर खालिद है उसकी भी कोई हिम्मत ना होती अगर प्रशांत भूषण जैसे वकील उसके पीछे खड़े ना होते। ये भारत की बात नहीं कर रहे, एक ऐसा पूरा हिसाब बना रखा है कि इस देश में लोगों का माइंड वॉश करो। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, कॉलेजों में जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ राजनीति करो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक श्री पवन त्यागी जी। उमर खालिद जो गिरफ्तार हुआ है और उसके गिरफ्तार होते ही पूरे विपक्ष में जो है हड़कंप मच गया है और तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जैसे महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत में जब भी कोई गिरफ्तारी होती है और जो भी अपराधी होता है उसको धर्म के आधार पर लिया जाता है। आप किस तरह से लेते हैं इन विपक्षियों का जो बयानबाजी को? देखिए, समझ में आना चाहिए कि उमर खालिद कौन है। ये उमर खालिद वो व्यक्ति है जो JNU के अंदर खड़ा होकर के नारे लगवाता है लोगों से और खुद भी लगाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनकी इच्छा है कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। कैसे होंगे भारत के टुकड़े? तब होंगे जैसे पहले हुए हैं। ये एक अखंड भारत था जो यहाँ से लेकर अफ़गानिस्तान तक था, जिसके अंदर नेपाल भी था, जिसके अंदर भूटान भी था, जिसके अंदर बांग्लादेश भी और पाकिस्तान भी इसी का हिस्सा था। फिर इसके टुकड़े होते चले गए और वो टुकड़े हुए थे तो धर्म के आधार पर टुकड़े हुए। ये आज उसी नारे को लेकर चल रहे थे और इनके दिमाग में बिल्कुल सेट था कि एक इनको करना है, यहाँ ऐसा लोगों में विद्रोह पैदा कर देना है, धर्म के आधार पर ऐसा लोगों के अंदर जहर बो देना है कि एक दूसरे के लोग खून के प्यासे हो जाएं, एक दूसरे से लड़ें और फिर इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी उसके आधार पर। जैसे इन्होंने धर्म के आधार पर पाकिस्तान बंटवा दिया, इसी तरह अब ये सोचते हैं कि इस भारत के कई टुकड़े करने की प्लानिंग, ये गजवाए हिंद एक योजना चल रही है जिसमें बहुत खतरनाक खेल ये है कि कम्युनिस्ट विचारधारा के और कांग्रेस के भी लोग इसमें शामिल हो गए हैं। और उन लोगों ने पढ़े लिखे शिक्षाविद, बॉलीवुड के कलाकार, उसके अंदर बहुत सारे फिल्म मेकर और उसके अंदर पढ़ाने वाले, आप समझिए DU के प्रोफेसर जयंती घोष जैसे लोग इसके अंदर हैं। तो अब आप समझिए कि कैसे कैसे लोग इसमें जुड़ गए और इस देश को अंदर अंदर खोखला करने की प्लानिंग करते रहे। ये खुलासा अगर नहीं होता तो सोशल मीडिया नहीं होता। सोशल मीडिया था, लोगों के पास वीडियो आई तो पता चला कि उमर खालिद के तो इस देश के टुकड़े टुकड़े करने के सपने हैं। अब उस समय किन्हीं कारणों से, मैं तो कहता हूँ ये सुरक्षा एजेंसियों ने जानबूझ कर ये रडार पे लेने के लिए इसको ढील दी, क्योंकि वो ये कह दिया कि साहब सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रही है वो तो ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, आप उसकी ऑथेंटिसिटी को नहीं मानते हैं, कोर्ट नहीं मानता है, तो कानून में पेचीदगी ढील के कारण ये छूट गया। लेकिन UAPA में जब ये संशोधन किया गया केंद्र सरकार द्वारा और उन्होंने कहा कि यदि कोई इस देश में आतंकी गतिविधि करता है या आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है या देश के विरुद्ध कोई गतिविधि करता है और या लोकतांत्रिक जो कानून की प्रक्रिया में नहीं आता है, वो ऐसा कोई काम करता है तो UAPA में उसको जेल तय है। उस कानून के तहत संशोधन के बाद दोबारा से वो फाइल देखी गई कि जिसमें ये दिल्ली दंगे करे गए, प्लान कर करके दिल्ली को जलाया गया। और अब जो खुलासे हुए हैं जिसमें ये CPIM के सीताराम येचुरी और योगेंद्र यादव जैसा एक बड़ा नाम खुल करके आया है, जो अभी तक लोग ये ऐसा लगता था कि बड़े भोले भाले सीधे साधे राजनीतिक लोग हैं। और योगेंद्र यादव तो बल्कि ये कहता था कि मैं तो अन्ना हजारे आंदोलन से जुड़ा हूँ और देश में एक नई राजनीति देने आए हैं। उस समय हमें पता नहीं लग रहा था कि नई राजनीति कौन सी देंगे। एक तो अन्ना हजारे के चेले थे अरविंद केजरीवाल, जिनकी राजनीति दिल्ली वालों ने देखी कैसी राजनीति करते हैं। दूसरे निकले योगेंद्र यादव, इनकी राजनीति लग रहा था अभी तक ये झोला छाप बढ़िया सा एक आदमी है, पत्रकार थे पहले, बोलने में अच्छे हैं, तो भाई देश में कोई नई नीति देंगे। स्वराज के नाम से वो अभियान चला रहे हैं, तो स्वराज माने अपना राज। अब हम सोच रहे थे स्वराज माने वो वाला स्वराज जो अंग्रेजों को भगाने के लिए किया गया था। अब ये किसको भगाने के लिए स्वराज कर रहे हैं? अब पता लगता है कि दिल्ली के दंगों में ये तो जो स्वराज अभियान चला रहे हैं ना, वो स्वराज ये उनके लिए है जो गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं।
ये भारत की बात नहीं कर रहे, ये अपनी भी बात नहीं कर रहे कि योगेंद्र यादव जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उसके लिए कोई भूमिका बना रहे हैं। नहीं, गजवाए हिंद सोच करके जो इस देश में आतंक फैलाकर और लोगों के बीच में नफरत फैलाकर हिंदू मुस्लिम दंगे कराकर इस देश के टुकड़े टुकड़े करने का ख्वाब सोच रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ योगेंद्र यादव जुड़ते हैं। क्योंकि मानसिकता वही है जो वामपंथी विचारधारा है, जो विचारधारा सीताराम येचुरी की है, ये मिलती विचारधारा है। और इसी में जयंती घोष जैसे लोग मिलते हैं जिन्होंने पूरा नेक्सस, एक ऐसा पूरा हिसाब बना रखा है कि इस देश में लोगों का माइंड वॉश करो। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, कॉलेजों में जाते हैं पढ़ने के लिए, वहां राजनीति करो। छात्र राजनीति जरूरी है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटियां हैं वहां कोई सारी छात्रों की अगर कोई समस्या है उसको लेकर के बहुत सारी चीज करनी पड़ती है। और राजनीति के छात्र हैं वहां जो राजनीति ही पढ़ते हैं, तो राजनीति करो। लेकिन ये कैसी राजनीति है कि आप देश के टुकड़े टुकड़े करने का विचार पाल रहे हो और उस विचार के पालने के बाद आप ऐसा गिरोह पर निर्माण करते हो जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की इच्छा रखने वालों के साथ जुड़ जाए। और उसके बाद सरकार का विरोध आप इस हद तक करो कि आप पूरे देश में आग लगाने की प्लानिंग करो, इस सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करो। तो ये इस देश में नहीं चलेगा। ये यूएपीए कानून के तहत जो उमर खालिद पकड़ा गया, आप देखिए कि उसके खिलाफ सबूत हैं कि दिल्ली जो जली, उस दिल्ली जलने के पहले की जो बैकग्राउंड बनी है उसके अंदर सीताराम येचुरी, उसके अंदर योगेंद्र यादव और जयंती घोष और ऐसे न जाने कितने नाम, जो प्रोफेसरों की डीयू की लिस्ट है, जेएनयू के प्रोफेसरों की लिस्ट है, डफली गिरोह है। ये सारे के सारे लोग बेचारे कम पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों के बीच में जाकर शाहीन बाग जैसी जगह में, ऐसे दिल्ली में कितने शाहीन बाग बनाए गए और वहां जाकर के लोगों को भाषण देते थे। और जब परिचय कराया जाता है ना कि साहब ये हैं योगेंद्र यादव जो पत्रकार जाने माने हैं, लोग सोचते हैं पत्रकार है तो ज्ञान की बात करेगा। और वो क्या स्टेज से बात करते थे, भाई तुम्हें अपना हक लेने के लिए लड़ना पड़ेगा, खड़े हो जाओ, इस सरकार के विरुद्ध हो जाओ, और क्या करो, पूरे देश को घेर लो। यहाँ ये जो पुलिस है ये निर्दोषों पे अत्याचार करती है, ये जो सेना है ये अत्याचारी है। आतंकवादियों को बेचारा बताकर इन्होंने कहा कि कश्मीर में सेना अत्याचार कर रही है, और इस तरह से लोगों को बरगलाकर इन्होंने लोगों को विद्रोह करने के लिए तैयार कर दिया। अनपढ़ अज्ञानी लोग जो थे उनको लगा ये ज्ञानी पुरुष हैं, ज्ञानी लोग हैं, ये जो बात कह रहे हैं शायद इसमें कुछ सच्चाई होगी, और इसलिए देश के विरुद्ध माहौल तैयार किया। परिणाम क्या हुआ कि सीएए का विरोध जिसका होना नहीं था, जिसका इस देश के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था, चीख चीख कर सरकार ने कहा, पत्रकारों ने कहा, टीवी चैनलों पे डिबेट हुई लंबी, लेकिन इनको तो सुनना नहीं था क्योंकि सुनने देना नहीं था। और दिल्ली जलाई, देश के कई हिस्सों में इन्होंने आगाजनी और लूट करी। एक देश को जलाने के आधार क्या था, तो वो खुलासा हुआ है कि जो पकड़े गए हैं इसमें दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड, उन्होंने खुलासा किया है कि हमारी तो योजना ही थी कि इस देश को इस्लामिक देश बनाना। अब इससे ज्यादा और क्या खुलासा होगा। लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए, महबूबा मुफ्ती वो ट्वीट करती है, और ट्वीट करती भी वो ट्वीट पे भी जो कर रही है, जो संदेश दे रही है, वो भी कितना जहर भरा है, वो भी देश को तोड़ने वाला है। वो कहती है कि इस देश में कौन गिरफ्तार होगा कौन नहीं, ये उसके धर्म को देख कर तय होगा। क्या कहना चाहती है महबूबा मुफ्ती? महबूबा मुफ्ती ये कहना चाह रही है इस देश में कि यहाँ हिंदू तो गिरफ्तार होते ही नहीं। इसका मतलब महबूबा मुफ्ती ये कह रही है कि भारत की जेल में जितने लोग बंद हैं वो केवल और केवल मुसलमान हैं। महबूबा मुफ्ती जी जरा स्टडी करके आइए और पता लगाइए कि भारत की जेलों में कितने हिंदू बंद हैं, कितने सिख बंद हैं, कितने ईसाई बंद हैं। जब कोई पुलिस पकड़ने जाती है, कोई कार्रवाई करती है, तो वो धर्म देख के नहीं करती। इस देश में सभी धर्मों के लोग अगर अपराध करेंगे तो फिर अब ये होता है जो परिवर्तन है, जिससे मिर्ची लगी हुई है इनको, कि पहले धर्म देखकर कार्रवाई हल्की होती थी या होती ही नहीं थी, छोड़ दिया जाता था, क्योंकि गुट्टा बनकर ये हमला कर देते थे पुलिस पार्टी पर। ऐसा आज भी होता है, लेकिन अब किसी को बख्शा नहीं जाता। महबूबा मुफ्ती, देश में आग लगाने की कोशिश ना करो, धर्म के आधार पर राजनीति ना करो। इस देश में आग लगाने की तुमने कोशिश की तो आज जम्मू कश्मीर में क्या हाल हो गया। अभी तक तुम
जेल से बड़ी मुश्किल से छूटी हो, लिख के दे के आए हो कि अब हम कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, लेकिन सांप कभी भी डसना नहीं छोड़ेगा, बिच्छू अपना डंक मारना नहीं छोड़ता। इस तरह से ये नेता हैं। और प्रशांत भूषण जो जाने माने देश के वकील हैं, वो क्या कहते हैं कि देश की पुलिस जो ये काम कर रही है, इसकी जांच प्रणाली पर मुझे शंका पैदा होती है। और वो कहते हैं कि उमर खालिद मासूम बच्चा है। अब आप सोचिए, प्रशांत भूषण जाने माने वकील हैं, कानून के जानकार हैं, उनको अच्छे से पता है कि यूएपीए कानून क्या है। और उमर खालिद ने क्या नारा दिया है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो प्रशांत भूषण ऐसे लोगों को मासूम बताना चाहते हैं, तो प्रशांत भूषण जी आप बताइए, तो फिर अपराधी कौन है? इस देश के टुकड़े टुकड़े करने वाला, इस देश को आग लगाने वाला यदि मासूम है, तो फिर शातिर कौन है? मेरी समझ से बाहर है। ये प्रशांत किशोर भूषण जैसे लोग, ये महबूबा मुफ्ती जैसे लोग, ये तब ट्वीट करते हैं, तब टटराते हैं जब कोई धर्म देख करके इनको लगता है कि इनको सूट करेगा। जी हाँ, अगर कोई हिंदू पकड़ा जाए, किसी हिंदू के खिलाफ कार्रवाई हो रही हो, तब तो ये ताली पीटते हैं, तब कुछ नहीं बोलते हैं। प्रशांत जो सुशांत सिंह राजपूत मर गया महाराष्ट्र में, कोई नहीं बोला इनमें से कि एक मासूम की हत्या हो गई, उसकी जांच महाराष्ट्र पुलिस ठीक से नहीं कर रही। पूरा देश चिल्ला रहा है तो चिल्लाता रहे, पूरे युवा चिल्ला रहे हैं तो चिल्लाते रहे। लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस की समर्थित सरकार है, एनसीपी की मिली हुई सरकार है और शिवसेना की सरकार है, तो नहीं बोलेंगे। वहां अगर बीजेपी की सरकार होती तो ये आज सारे के सारे मीडिया वाले और सारे के सारे ये कम्युनिस्ट और कांग्रेस गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही होती कि इसकी मौत की जांच करो। तो ये लोग दोगले हैं, ये इस तरह से बरगलाने का काम करते हैं। मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि राजनीतिक दल, ये नेता, ये केवल नेता का ओढ़े रखते हैं तमगा, ये भेड़ की खाल में भेड़िए हैं और ये इसी कारण से बच जाते हैं। ये यूएपीए कानून के तहत ये ऐसी बयानबाजी करने वाले लोगों को भी जेल में डालना चाहिए। मोदी जी, अगर आप में हिम्मत है तो आपने उमर खालिद पकड़ा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये प्रशांत भूषण और महबूबा मुफ्ती को भी इसी आरोप में बंद करिए, तब मैं जानूंगा कि यूएपीए में कोई शक्ति है। नेता छूट जाते हैं, वकील छूट जाते हैं, जज कोई होगा रिटायर तो छूट जाएगा। क्यों छूट जाएगा? क्योंकि उसकी एक पहुंच है, उसको कुछ कानून की जानकारी है, कुछ पैसा उसकी जेब में है। उमर खालिद आपने पकड़ लिया, आपने सफूरा जरगर पकड़ ली, आपने बहुत सारे लोग उसमें जेल में बंद कर दिए, अच्छी बात है। लेकिन ये जो नेता है ना, उल्टी सीधी बयानबाजी करने वाले, असली जहर की जड़ तो ये है। क्योंकि जो उमर खालिद है उसकी भी कोई हिम्मत ना होती अगर प्रशांत भूषण जैसे वकील उसके पीछे खड़े ना होते, अगर उसके पीछे ये जयंती घोष जैसे लोग खड़े ना होते तो इसकी हिम्मत नहीं होती। ऐसे गद्दारों की हिम्मत भी तभी बनती है जब उनके पीछे राजनीतिक दल खड़े होते हैं, जिसमें सीपीआईएम का सीताराम येचुरी जैसा नेता अभी सामने आया है और नेता अभी इस तरह के आने अभी बाकी बचे हैं। तो ऐसे सब लोग जेल में जाने चाहिए।